Assalamu alaikum dear students. Imran sir from FEI. This is class 7th history chapter number 9 the making of regional cultures. जैसा कि आपको पता ही है कि आज से T2 स्टार्ट हुआ है। तो ये हिस्ट्री का आपका पहला लेसन है, जिसमें पहला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें तो हमारे कल्चर में, रीजनल कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें यहाँ यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग रीजन्स में रहते हैं। जैसे हम कुछ लोगों को बिहारी कहते हैं, कुछ लोगों को मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कश्मीरी, अलग अलग मतलब नामों से उनको जानते हैं। एक्चुअली में ये उनकी लैंग्वेजेस है, जो वहाँ के लोग ये मतलब लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसके अलावा कल्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि एक दूसरे से यूनिक होती है, जिसमें फूड भी आता है, क्लोथ्स भी आते हैं, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, अलग अलग चीज़ें इसमें आती है। अगर जैसे हम बात करते हैं तामिल, किसी को हम तामिल कहते हैं, इसका मतलब वो लोग जो है वो तामिल स्पीकर्स है। इसी तरह से जिसको किसी को बोलेंगे ओरिया, ओरिया का मतलब जो कि उड़ीसा में सबसे मतलब ज़्यादातर ये लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। इसी तरह से अगर आप को मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें आपको क्या पढ़ना है, तो रीजनल कल्चर्स में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आई है, ये मतलब टाइम इमेमोरियल से नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर वक्त में ये स्टार्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरमिक्स, अगर हम देखें इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए, या इसके अलावा जो मुस्लिम रूल यहाँ पे इख्तियार किया गया, उसमें बहुत सारे लोग जो थे तुर्क या पर्शिया या अफ़गान वगैरह से आए थे, अरब से आए थे। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे रूल किया। तो बहुत सारा हम देख सकते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे खाने में, हमारी मतलब लैंग्वेजेस में, या हम कह सकते हैं हमारे क्लोथ्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई। और ये अभी भी लगातार होता रहता है, मतलब ये चेंजेस आती रहेंगी। जैसे कि अगर पुराने ज़माने में कोई इंसान बात करता था कि कश्मीर में जो लोग थे उनका उनका पहनावा कैसा था, तो उन्होंने अलग ढंग से अलग तरीके से उसके बारे में लिखा है। जैसे कि 18 तकरीबन 1889 में सर वाल्टर लॉरेंस, जो लैंड सेटलमेंट ऑफिसर यहाँ पे आए थे, उस दौरान डोगराज रूल कर रहे थे कश्मीर में। तो एज एन लैंड सेटलमेंट ऑफिसर उसने लैंड सेटलमेंट भी कश्मीर की और साथ में किताब भी लिखी वैली ऑफ कश्मीर। तो उसमें उन्होंने कश्मीर के कल्चर वगैरह की बात भी की है, रिलीजन की बात की है, कस्टम्स की बात की है, सोसाइटी की बात की है। और जिस तरह से उसने उस वक़्त के पहनावे में बात की, उस तरह से आज हमारे लोग जो है वो पहनावा नहीं पहनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई है। उस वक़्त ज़्यादातर लोग जो थे शलवार कमीज़ वग़ैरह पहनते थे, या सर पे पगड़ी वग़ैरह पहनते थे। लेकिन आज जैकेट्स, या हम कह सकते हैं टी-शर्ट वग़ैरह या ट्राउज़र्स वग़ैरह का इस्तेमाल, आम तौर पे जीन्स वग़ैरह का इस्तेमाल भी कश्मीर के लोग कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमारे कल्चर वगैरह में आती रहेगी, और आती भी रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स दी है, लैंग्वेज, फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक वगैरह। तो इन्हीं में से हम एक एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कल्चर पे इन चीज़ों का असर या बोलबाला रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मलयालम लैंग्वेज की। अगर हम बात करें, साउथ इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है। तो यहाँ पे हम मलयालम लैंग्वेज की बात करेंगे, इसका मतलब हम केरला की बात कर रहे हैं। तो चेरा डायनास्टी, वहाँ पे एक डायनास्टी थी, किंगडम थी, जो वहाँ पे रूल कर रही थी, जिनकी कैपिटल थी महोदयापुरम। तो ये 9th सेंचुरी में ये किंगडम एस्टेब्लिश की गई थी, साउथ वेस्टर्न पार्ट, जिसको आज हम बोलते हैं केरला। तो वहाँ पे ये जो चेरा किंगडम वाले थे, ये मलयालम लैंग्वेज बोलते थे। और उसके बाद इन्होंने जो इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे, या इसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी इन्होंने मलयालम लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एरिया की ये
ऑफिशियल लैंग्वेज बनती गई और आज भी केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। इसके अलावा सांस्कृतिक ट्रेडिशंस भी वो चलाते रहे साथ साथ में। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह केरला में थे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज या एपिक संस्कृत से लिए, जैसे कि महाभारत है, रामायण वगैरह है, तो उसको मलयालम लैंग्वेज में वहाँ पे ट्रांसलेट कराया। इसके अलावा 14th सेंचुरी में एक टेक्स्ट वहाँ पे लिखी गई थी, लीला तिलकम। ये एक्चुअली में इसमें इस बुक में ग्रामर और पोएटिक बहुत सारी हम कह सकते हैं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे जो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ है उनको मनी प्रवलम कहा जाता है। मनी प्रवलम का मीनिंग है डायमंड एंड कोरल्स, जिसमें दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ है इस बुक में। सबसे पहले संस्कृत का और दूसरा रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ की थी उसकी। तो दो लैंग्वेजेस में ये किताब लिखी गई जिसमें ग्रामर और पोएटिक्स वगैरह वहाँ पे नहा डाले गए हैं। तो ये थी लैंग्वेज की एक एग्जांपल, किस तरह से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक किंगडम के जरिए वहाँ पे आई और वहाँ पे धीरे धीरे उसने अपनी बेस बनाई और वहाँ के सारे लोग उस लैंग्वेज को फॉलो करने लगे और वहाँ की वो मदर टंग बनी। दूसरे एग्जांपल, रूलर्स ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। तो ये जगन्नाथ कल्ट एक्चुअली ये एक रीजनल कल्चर बना वहाँ पे, जो कि रिलीजियस के रिलेटेड था। कहा जाता है कि उड़ीसा में एक जगह मतलब जगह है जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे ये कल्ट बना। किस तरह से बना, वहाँ पे जो ट्राइबल्स थे वो एक्चुअली में वुडन इमेज से डीटी बनाते थे। डीटी का मतलब होता है अपने भगवान की मूर्ति बनाते थे और वो मानते थे कि ये लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड है। और लेटर उसको बोला गया विष्णु। तो विष्णु के बहुत सारे मानने वाले हैं पूरे इंडिया में और विष्णु को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ट्वेल्थ सेंचुरी में वहाँ पे जो डायनास्टी रूल कर रही थी उसका नाम था गंगा डायनास्टी। उसका जो रूलर था अनंत वर्मन उसका नाम था। उसने डिसाइड किया कि मैं पुरुषोत्तम जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो उस टेम्पल में इंस्टॉल करूंगा। तो उसके बाद 1230 में जो किंग था अनंगा भीमा थर्ड, तो उन्होंने अपनी किंगडम को प्रोक्लेम किया कि ये जो है ये हमारी किंगडम लॉर्ड जगन्नाथ को ही हम समर्पित करते हैं और मैं उसका डिप्टी हूँ। डिप्टी मतलब मैं उसका मानने वाला हूँ, मैं उस भगवान का मिसाल के तौर पर जानने वाला हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो जगन्नाथपुरी थी ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि दूर दराज इलाकों से लोग वहाँ पे पिलग्रिमेज करने के लिए आए। उस भगवान मतलब वहाँ पे जो मतलब ये मंदिर वगैरह था वहाँ पे लोग आए, माथा टेकते थे, अपने साथ अलग अलग चीज़ें लाते थे। फिर उड़ीसा पे जब अलग अलग रूलर्स ने अटैक किया, जिसमें मुगल्स थे, मराठास थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो सबसे पहले ये लोग समझते थे कि हमें इस जगन्नाथपुरी के मंदिर पे ही कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस पर कब्जा किया इसका मतलब ये होगा कि सारे लोग फिर हमारी बात मानेंगे और हमें ही अपना रूलर मानेंगे। तो इसके अलावा द राजपूत्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। तो राजपूत जो है 19th सेंचुरी में ये एक रीजन है जो कि प्रेजेंट जिसको हम राजस्थान बोलते हैं उसको ब्रिटिशर्स राजपूताना कहते थे 19th सेंचुरी में। तो वहाँ पे जो लोग थे वो अपने आप को लिटरली बोलते थे कि हम राजपूत्स है। राजपूत्स का जो मीनिंग है वो है सन ऑफ द किंग। तो बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पे अपने आप को राजपूत कहते थे, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल। अगर हम बात करें तो बहुत सारी डायनास्टीज एक्चुअली में उस वक्त नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में बनी हुई थी, जो अपने आप को कहते थे कि हम राजपूत डायनास्टीज है, जिसमें पालाज, सेनाज, चंडेलाज, प्रतिहाराज इसके अलावा भी बहुत सारी डायनास्टीज थी जो अपने आप को राजपूत कहते थे। तो अगर हम बात करें इनके ट्रेडिशंस की तो बहुत सारे रूलर्स ने मतलब जो राजस्थान है प्रेजेंट स्टेट इंडिया की उसके कल्चर को डिफरेंट बनाया है। अगर आप वहाँ पे
विजिट करेंगे तो वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का कल्चर वगैरह आपको डिफरेंट दिखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। लेकिन फ्रॉम द 8th सेंचुरी अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पे बहुत सारी जो राजपूत फैमिलीज थी, उनमें मतलब अगर हम बात करें 8th सेंचुरी के बाद की, तो उनमें से एक फेमस राजा था पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने एक जंग जीता था मोहम्मद गौरी के साथ, और अगले साल ही अ, तकरीबन 1292 में उन्होंने जंग हारा था और उस जंग में उनकी मौत हुई। लेकिन उनका जो एक्ट था, उन्होंने किस बहादुरी से लड़ा, तो वो काफी ज्यादा सराहा गया है हिस्ट्री में। तो राजपूत इसको माना जाता है कि ये चूज करते हैं डेथ, मगर ये बैटल फील्ड जो है, मैदान छोड़कर नहीं भागते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है कि जो राजपूत थे, ये अपने आप को बहादुर तो समझते थे, लेकिन कभी कभी ये अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। क्योंकि जब ये मैदान में जाते थे, अगर इनको कभी हार का सामना भी करना पड़ता तो इनको अपनी जान बचानी चाहिए थी, लेकिन ये उसके बदले क्या करते थे, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन बैटल फील्ड छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके अलावा स्टोरीज ऑफ राजपूत, तो जो इनकी स्टोरीज वगैरह है, काफी ज्यादा पोएम्स, सॉन्ग्स वगैरह इनके ऊपर लिखी गई है, जो काफी ज्यादा ट्रेनड मिस्टल्स ने लिखे हैं। मिस्टल्स का मतलब होता है वो म्यूजिशियन, या जो हम कह सकते हैं वो सिंगर मिडिवल मतलब पीरियड का, जो कि जो योद्धाओं वगैरह की स्टोरीज के ऊपर सॉन्ग्स लिखते थे या गाते थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज इन हीरोज़ की अपने जहनों में रखी थी। उसके बाद इनको लिखा गया, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, ऑर्डिनरी लोग वगैरह, वो उन स्टोरीज़ को पसंद करते थे, या उन सॉन्ग्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। और अलग-अलग जो हम कह सकते हैं, अलग-अलग स्टोरीज़ पर फ़िल्में वगैरह भी बनी, थिएटर वगैरह भी बना, जिनमें बहुत सारे इमोशंस, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैलर, एंगर वगैरह के ऊपर ये मूवीज़ वगैरह बनी, या ड्रामे वगैरह बने। इसके अलावा जो वुमेन फिगर है, तो वो भी एक हम कह सकते हैं काज़ बना कॉन्फ्लिक्ट्स का। बहुत सारे योद्धाओं ने वुमेन्स के ऊपर भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और बहुत सारे वुमेन्स ने भी अपने हस्बैंड्स की इज्जत या जान बचाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हीरोइक एक्टिव, मतलब हम कह सकते हैं एक्ट्स किए। जैसे कि बहुत सारी वुमेन जो राजपूत की थी, उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती की। सती का मतलब जब उनका हस्बैंड मरता था, तो उसके बाद हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से वुमेन को भी उसी चिता में जिंदा जलाया जाता था, जिसमें उनके पति को जलाया जाता था। तो बहुत सारी जो राजपूत वुमेन्स थी, वो खुशी खुशी ये सती वगैरह करती थी। तो अपने हस्बैंड्स की इज्जत के लिए, उनसे हम कह सकते हैं उनको उनके साथ प्यार जताने के लिए उन्होंने हीरोइक एक्ट्स किए। तो जिस तरह से हमने पहले स्टोरी पढ़ी केरला की, उसमें हमने मलयालम लैंग्वेज की बात की। दूसरा हमने जगन्नाथ कल्ट पढ़ा, जिसमें हमने बात की जो कि जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में है, वहाँ पे किस तरह से शिवा का जो टेम्पल वगैरह बनाया गया है, किस तरह से वहाँ पे वो एक अलग कल्चर बना। इसके बाद राजपूत, जो कि एक हीरोइक अलग कल्चर था, अलग ट्रेडिशन थी उनकी, जो अभी भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट डे राजस्थान में अलग अलग जगहों पे मोनूमेंट्स वगैरह उनके मौजूद है। उनकी स्टोरीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह के ज़रिए हमारे यहाँ पे मौजूद है। तो ये कल्चर की बात होती है। तो अगर हम बात करें तो राजपूत की अगर हमें एग्जांपल देनी हो, तो हम वहाँ पे कश्मीर या बंगाल की नहीं दे सकते, राजस्थान की दे सकते हैं। मलयालम लैंग्वेज की अगर बात छेड़ेंगे तो केरला की ही बात चलेगी। इसी तरह से जगन्नाथपुरी की बात चलेगी तो उड़ीसा की बात ही चलेगी। इसी तरह से हर एक इलाके ने, हर एक रीजन ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग जद्दोजहद की है, और ये आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स है इसमें, फूड वगैरह के रिलेटेड, डांस वगैरह के रिलेटेड, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।